हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टॉपिक चल रहा था उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़ और जो कॉजेज़ के ग्रुप्स थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसके बारे में पढ़ लिया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या देखने को मिलता है, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? लाइक जो प्रोटीन यूरिया है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया है एंड एडिमा की कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सिम्टम देखने को मिलते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी आज जो अपन इसकी पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं और कैसे ये अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर हो रहा है, लाइक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है या इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन एराइज हो रही है तो उसमें प्रोसेस क्या होती है कि जो भी यहाँ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। मींस जो हमारी किडनीज होती है उनमें ग्लोमेरुलाई पाए जाते हैं और ग्लोमेरुलाई का काम क्या होता है, जो भी ब्लड आता है किडनीज में उसको फिल्टर करना। ग्लोमेरुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर छोटे छोटे जो है पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और इसमें से वही मॉलिक्यूल्स पार होते हैं जो छोटे होते हैं, इन पोर्स से साइज में छोटे होते हैं, या कह सकते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही यहाँ से क्रॉस होते हैं। बट अगर मान लो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर है ये अफेक्टेड हो जाती है या डैमेज हो जाती है, जिस वजह से क्या देखने को मिलता है, जो प्रोटीन है, जो ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, वो क्या होते हैं, इस ग्लोमेरुलाई से स्ट्रक्चर से क्रॉस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पहला सिम्टम देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। कहने का मतलब यह है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे पहला सिम्टम देखने को मिला प्रोटीन यूरिया। अब क्या होगा, सेकंड सिम्टम यहाँ पे अपीयर होगा। कैसे होगा, जैसे आपको पता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसमें एक प्रोटीन आता है एल्ब्यूमिन। अगर इसका लॉस यहाँ पे हो रहा है यूरिन के अंदर प्रोटीन का, तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है या जो ब्लड वेसल्स है उनमें प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाएगी या एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सिम्टम क्या देखने को मिला, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। तो ये दो क्लियर हो गए। अब थर्ड वन सिम्टम देखने को मिलेगा एडिमा। वो कैसे देखने को मिलेगा, तो आपको पता है कि जो एल्ब्यूमिन होता है इसका काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। और ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको यहीं पे जमा करके रखना। तो अगर यहाँ पे मान लो एल्ब्यूमिन की कमी हुई, ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में से जो भी प्लाज्मा है वो क्या होगा, लीक होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, यहाँ से लीक होने लग जाएगा। और लीक होके कहाँ पहुँच जाएगा, जो आसपास की टिश्यूज़ है या जो टिश्यू स्पेस है उनमें जो है प्लाज्मा रीच कर जाएगा, जिसकी वजह से थर्ड सिम्टम देखने को मिलेगा एडिमा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सिम्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और अपीयर हुए एक के बाद एक। तो एक बार मैं वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारी ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका लॉस यूरिन में होने लग जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। अब जो प्रोटीन यूरिन में लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है हाइपो एल्ब्यूमिनिया। अब जो हाइपो एल्ब्यूमिनिया कंडीशन हुई है उसकी वजह से थर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है एडिमा की। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल्स में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके
रखता है। तो अगर यहाँ पे एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी अंदर प्लाज्मा होगा, जो फ्लूइड होगा, वो लीक होके कहाँ चला जाएगा, आसपास के बॉडी टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से तीसरा सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। तो यहाँ पे 3 सिम्टम हो गए, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और एडिमा। तो ये तीनों सिम्टम्स को मिला के क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आपको समझ में आ गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 3 मेन फीचर्स होते हैं, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया एंड एडिमा। जो स्वेलिंग होती है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, लेग्स में देखने को मिलती है, फेस और हैंड्स में देखने को मिलती है। ओके, इसमें इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन की कंडीशन भी हो सकती है, बट ये रेयरली है। ठीक है न, जनरली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ही रहता है। रेयर कंडीशंस में हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। सेकंड यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा डिस्निया, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये क्यों होगी, अगर मान लो जो लंग केविटी या जो चेस्ट केविटी उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो गया तो क्या होगा, वो फ्लूइड लंग्स को कंप्रेस करेगा, और लंग्स कंप्रेस होंगे तो पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकता है एसाइटस। एसाइटस का मीन होता है जो हमारी पेरिटोनियल केविटी है या जो एब्डोमिनल केविटी है उसकी लेयर्स में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। तो अगर वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन भी हो सकता है अगर फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है एनीमिया की। एनीमिया की प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और ये एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो अगर मान लो किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है और उस वजह से अगर एरिथ्रोपोइटिन बन नहीं रहा है तो क्या होगा, इसकी कमी हो जाएगी और पर्सन में एनीमिया देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सिम्टम यह देखने को मिल सकता है थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया का मतलब होता है जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी की उनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाना, बॉडी की जो क्लोटिंग एक्टिविटी है वो बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफीलिया। अगर इनकी कमी जो हो जाती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, तो यहाँ क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, थ्रोम्बोफीलिया यानी क्लोटिंग फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट काम करता है जिसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन, इसका लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे इन्फेक्शंस की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेरिटोनाइटिस क्यों होगा, एसाइटस की वजह से। जो फ्लूइड पेरिटोनियल केविटी में जमा हो रहा है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। सेप्टिसीमिया कंडीशन भी यहाँ देखने को मिल सकती है जो कि कॉमन है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कॉमनली क्या देखने को मिलता है, ब्लड में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा कंडीशन भी हो सकती है, मींस जो लंग्स केविटी है या जो चेस्ट केविटी उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, जो प्रोटीन है उसका ब्लड में लॉस हो रहा है, जिस वजह से यूरिन में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सन में माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और अगर यहाँ पे माल न्यूट्रिशन रहेगा, पर्सन में कुपोषण की समस्या रहेगी तो पर्सन की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, मीन्स ग्रोथ रुक जाएगी। अगर बच्चों में ये हो रहा है तो बच्चों की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, तो ये तो बात होगा इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड प्रेजेंट हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे कि ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है यूरिन में, प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, और अदर जो इन्फेक्शन कंडीशन है तो पस तो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन है तो यहाँ पे मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, यूरिन में प्रोटीन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, मोस्टली देखेंगे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन वगैरह है, यूरिया वगैरह है, इनका लेवल चेक करेंगे। अगर इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ है इसका मतलब ये है किडनी में किसी तरह का डैमेज है। इसके अलावा WBC का लेवल भी चेक कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो यहाँ पे WBC का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें एसेस कर सकते हैं कि जो हमारी किडनीज है वो किस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे किडनी
किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, किडनी का जो है टिश्यूज़ का सैंपल लेंगे और उनको डायग्नोस करेंगे एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है या अल्ट्रासोनोग्राफी है। ये क्या होती है, ये एक तरह की इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं जिनमें जो भी पार्टिकुलर ऑर्गन का टेस्ट कर रहे हैं उसकी इमेज सामने आ जाती है और उसमें एबनॉर्मलिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो किडनी की कंडीशन होती है उसमें सोनोग्राफी हेल्पफुल रहती है या सीटी स्कैन भी हेल्पफुल रहता है। तो ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट रहता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव जो है, गोल जो है, लक्ष्य जो है, ये वो यही है कि सिम्टम्स को है रोका जा सके, कम किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है डाययूरेटिक्स। देखें, डाययूरेटिक्स के बारे में आपको पता है, डाययूरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, बॉडी में अगर एक्सेसिव फ्लूइड जमा है तो उसको ये बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन में क्या हो रखा है, एडिमाई कंडीशन है, फ्लूइड जमा हो रखा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए पेशेंट को क्या देंगे, डाययूरेटिक्स ड्रग्स। कौन सी ड्रग देंगे यहाँ पे, फ्यूरोसेमाइड, जिसको लेसिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे न्यूट्रिशन थेरेपी भी पेशेंट को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की कमी है बॉडी में, तो उसको मतलब बैलेंस करने के लिए पर्सन को न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो ड्रग देंगे वो है ब्लड थिनर्स, जिसको एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन में होता क्या है, एंटी थ्रोम्बिन की कमी की वजह से क्लोटिंग एक्टिविटी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए, क्लोटिंग पावर को कम करने के लिए ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो कोगुलेशन को रोक सके। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स यहाँ पे देंगे। कौन कौन सी देंगे, जैसे हिपेरिन है और वारफेरिन है, इस तरह की ड्रग्स यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट वन जो ड्रग आती है वो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। अगर मान लो जो एरिथ्रोमेटोसस की कंडीशन है, जो मैंने आपको बताया था, ऑटो इम्यून कंडीशन, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस, अगर ऐसी कंडीशन है जो बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रही है या किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर सके, दबा सके। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग्स देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे, जो क्या करेगी, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगी, इन्फ्लामेशन को कम कर देगी। ओके, तो इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है, लाइक प्रेडनिसोन। नेक्स्ट वन ड्रग आती है इसमें एंटीबायोटिक्स, जो कब देते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। कौन सी देंगे, पेनिसिलिन, जो एक इफेक्टिव ड्रग है किडनी कंडीशंस में। तो ये तो बात हो गई जनरल मैनेजमेंट की। अपन बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें यहाँ पे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने आपको लिखे हैं। तो यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उनके बेस पे यहाँ डायग्नोसिस बनते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोसिस क्या है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस अमाउंट में हो गया, एडिमाई कंडीशन है। क्यों है, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट डायग्नोसिस हो गया। सेकेंड वन क्या होगा, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी पर्सन में जो है माल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी है। क्यों है, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है, प्रोटीन की कमी है ब्लड में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या डायग्नोसिस बनेगा, फेटिक रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, पर्सन में थकान भी रहेगी क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू प्रॉब्लम, पर्सन में नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या बनेगा कि जो फैमिली मेम्बर्स या जो पेशेंट है उनमें नॉलेज की कमी है डिजीज़ कंडीशन को लेके, उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस भी है, डेफिशिएंट नॉलेज। लास्ट वन यहाँ डायग्नोसिस हो सकता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, यानी पर्सन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला उसमें इन्फेक्शन की कंडीशन भी हो सकती है। ओके, तो ये कुछ डायग्नोसिस यहाँ पे बन गए। अब इनकी जो इंटरवेंशंस आएगी, यानी जो मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, वो मैं आपको एक साथ मिक्स में बता रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट इंटरवेंशन देंगे कि पेशेंट के जो वाइटल साइंस है उनको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट का जो वेट है उसको डेली एसेस करना है कि उसमें कितना चेंज आ रहा है, पहले कितना वेट था और अभी कितना वेट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सन का जो इनटेक और आउटपुट है इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इनटेक और आउटपुट दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। ज़्यादा फ्लूइड नहीं लेना है, ज़्यादा फ्लूइड लेगा तो क्या होगा, पर्सन में एडिमाई कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट वन इंटरवेंशन यहाँ देनी है कि पर्सन को एक और एडवाइस देनी है कि आपको फ्लूइड जो इनटेक है उसको लिमिट में रखना है, ज़्यादा फ्लूइड इनटेक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन में एडिमा की कंडीशन है और अगर ज़्यादा वो फ्लूइड लेगा तो उसमें वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे और क्या करना है, पेशेंट को ये भी मतलब डाइट से रिलेटेड भी एडवाइसेस देनी है कि पेशेंट को कैसी डाइट लेनी है, हाई पोटेशियम डाइट लेनी है, लो फैट और लो सोडियम डाइट यहाँ पे लेनी है, पर प्रोटीन का अमाउंट उसको अच्छे से लेना है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को और क्या बोलना है डाइट से रिलेटेड, ये बोलना है कि आपको स्मॉल मील्स लेने, यानी छोटी छोटी मात्रा में खाना खाना है, जैसे 15 मिनट अभी खा लिया, फिर 15 या आधे घंटे बाद फिर खाना खा लिया, ऐसे खाना है। लार्ज मील एक साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि पर्सन की जो पेरिटोनियल केविटी है उसमें ऑलरेडी फ्लूइड बिल्डअप हो रखा है, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर रहता है, जो पर्सन की स्टोमक या जो एब्डोमिनल केविटी उसमें ऑलरेडी प्रेशर रहता है। तो अगर वो एक साथ लार्ज मील लेगा, ज़्यादा खाना खाएगा, तो क्या होगा उसमें और पेट में प्रेशर बढ़ जाएगा, फुलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पर्सन को क्या कहना है कि आप स्मॉल मील लें, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है पेशेंट को, थोड़ी बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी करवानी है। और जो ड्रग्स हैं वो भी टाइम से पेशेंट को देनी है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या एंटीकोगुलेंट्स हो, जो भी ड्रग्स हो टाइम से देनी है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या करना है, लास्ट पर्सन का जो नॉलेज हो, जो एंजाइटी लेवल है उसको एसेस करना है कि पर्सन को कितना ज्ञान है, उसको कितना पता है डिजीज़ कंडीशन के बारे में। अगर नहीं पता है तो उसको उसके बारे में बताना है और अच्छे से समझाना है। ओके, ताकि उसके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी डर है, वो क्लियर हो सके। तो ये बात होगा इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।